बहुत स्वागत करता हूं मैं अजय त्रिपाठी जी आपका और रवि कृष्णा जी आपका भी। सबसे पहले देखिए, आपने देखा कि 3 क्षेत्रों के दिग्गज हैं हमारे साथ शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के दिग्गज हैं, समाज सेवा के क्षेत्र के दिग्गज हैं हमारे साथ। तो अब जबकि एक फिर से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के हमारे साथ दिग्गज हैं, तो हम बात करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में कैसे और बेहतर किए जा सकते हैं उस पर। सबसे पहले किम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर की तरफ से हमारे साथ रवि कृष्णा जी हैं। रवि जी, पहले तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, महादेव जैसा हमने बात किया हॉस्पिटल, वो बिलासपुर में अपनी तरफ से लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। किम्स में बहुत सारी तकनीक अभी नई जोड़ी गई हैं, बहुत उन्नत इलाज करने की अभी सुविधा बिलासपुर में मिल रही है। तो बिलासपुर में रहकर इसकी शुरुआत करनी है, बिलासपुर के लोगों के लिए यह काम करना है, इसकी प्रेरणा कहां से मिली? सबसे पहले सवाल यही। टू बी फ्रैंक, किम्स हॉस्पिटल बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था। पिताजी जांजगीर में थे पहले एंड देन ही शिफ्टेड टू बिलासपुर इन 92 और तब से बिलासपुर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने की जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्हें तभी समझ में आ चुकी थी और तब से ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। और धीरे धीरे करके उन्होंने ही स्टार्टेड विद अ स्मॉल नर्सिंग होम और फिर धीरे धीरे उसे एक्सपैंड करके उसे एक मल्टी स्पेशलिटी और अब सिंस 2014 एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया। तो वो जो विजन था वो मेरे पिताजी का था एंड इट स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम अगो। और वी टॉकिंग अबाउट 1992, उस समय तो हॉस्पिटल्स भी, नर्सिंग होम्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो उस टाइम पे वैसा विजन होना वो एक बहुत बड़ी बात थी जो मेरे फादर ने स्टार्ट किया था। एंड अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर मेरे पिताजी गुजर गए, बट उनका जो विजन था, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दैट। और फेज़ 1 से वी हैव एक्सपैंडेड टू फेज़ 2। 100 बेड से हमने 180 बेड्स एक्सपैंड कर दिया है और अब जल्द ही जब भी कोरोना पे संक्रमण मतलब कंट्रोल थोड़ा मिलेगा तो वी विल स्टार्ट फेज़ 3 एंड वी विल एक्सपैंड फर्दर मोर। चलिए, फेज़ 2 भी जल्दी शुरू हो, मतलब आप आगे और बढ़े, हम यही चाहेंगे। गुरु कृपा पैरामेडिकल कॉलेज से भी हमारे साथ में डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय, किस तरीके से अब आप अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं इस कोविड के लिए? अभी तक तो हमें नहीं पता था, चलिए 2020 से पहले का, लेकिन अब हमें अपने स्टाफ को कोविड से लड़ने के लिए भी तैयार करना और पैरामेडिकल स्टाफ की इस लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका है। तो कैसे आप तैयारी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए और आगे का क्या रोड मैप? जैसा कि मैडम आप इसमें कोविड के जो संक्रमण है, इसमें आप पैरामेडिकल के कोविड में जो हेल्थ सेक्टर है और हेल्थ सेक्टर में जो वर्क करने वाले हैं उसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्स भी हैं और हमारे पैरामेडिकल भी हैं। और पैरामेडिकल के जो छात्र हैं, पैरामेडिकल जो ट्रेनिंग किए हुए हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हेल्थ डिपार्टमेंट में। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को सुचारू रूप से संचालित करना है तो डॉक्टर के साथ साथ पैरामेडिकल की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट हम देखते हैं, हमारा सबसे बड़ा तो अगर बोले तो एलोपैथ का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें कई प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ होते हैं और सभी जो विशेषज्ञ हैं या चिकित्सक हैं उनके साथ में जो सहायक के रूप में काम करते हैं वो सभी पैरामेडिकल स्टाफ में आते हैं। तो पैरामेडिकल जिस तरह से हेल्थ सेक्टर का भी कोविड में बढ़ावा हुआ है, हम देख रहे हैं कि हर जिला हो या कि ग्रामीण अंचल हो, जहाँ भी हो, हेल्थ का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है कोविड की वजह से और तभी हम कोविड में विजय हासिल करने के कगार में हैं। तो उसमें अब ट्रेनिंग करने की भी उतना ही ज़रूरत है। जब हेल्थ वर्कर तैयार होंगे तभी जाके जो हेल्थ का सेक्टर है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हॉस्पिटल की जिस तरह से निवेश हो रहा है, शासन प्रशासन उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उस तरह से ट्रेनिंग संस्थान को बढ़ाया जाए ताकि वर्कर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हों। ये बहुत अहम बात कही आपने। और चूंकि डॉक्टर अजय, डॉक्टर रवि दोनों हमारे साथ हैं, मैं डॉक्टर अजय आपसे ही एक सवाल पूछ रहा हूँ। पहले तो देखिए, आप ये देखिए कितना बड़ा हॉस्पिटल हो वो तब तक अधूरा है जब तक उसमें डॉक्टर्स नहीं है, जब तक उसमें पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। अब डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कहां से आते हैं? वो फैक्ट्री कौन सी है? तो ये है वो फैक्ट्री। तो इसके लिए आप तालियां बजाएं पहले तो, क्योंकि इन्होंने वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल तैयार किए हैं जो आज हमारी जान बचा रहे हैं। तो ये वो फैक्ट्री है और ये वो डॉक्टर्स हैं जो हमारी जान बचा रहे हैं। तो डॉक्टर अजय, तो मेरा आपसे सवाल ये है, नाम है गुरु कृपा। जी। तो गुरु की कितनी कृपा रही और आप जिस सहयोग की बात कर रहे हैं सरकार से,
सिस्टम से वो क्या सहयोग आप चाहते हैं कि और क्या सुविधाएं आपको अगर बेहतर मिले तो आप बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं? सर, मैं कोविड में देख रहा हूँ कि जिस तरह से हेल्थ को डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिस तरह से मतलब हॉस्पिटल अगर बोलें तो हम 1/4 के रेशियो में, अगर 10 हॉस्पिटल थे तो आज की डेट में उस शहर में करीबन 40 हॉस्पिटल हैं। लेकिन जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं हेल्थ के, चाहे वो पैरामेडिकल हों या नर्सिंग के हों, फार्मेसी हों, जो भी, ये सभी हेल्थ में ही वर्क करने वाले हैं। तो इनमें उस तरह से शासन प्रशासन के द्वारा ऐसा कुछ अभी तक नहीं प्रयास किया जा रहा है कि इसको और डेवलपमेंट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोले जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ के रूप में काम करने के लिए आगे चल के तैयार हों। तो अभी तक ऐसा नहीं है। कुछ कोर्स हमने अभी 2-4 दिन में मीडिया के माध्यम से समाचार न्यूज़पेपर में देखा कि स्किल के छात्र 1 लाख के समथिंग दिया है कि उनको 45 डेज का ट्रेनिंग देके और कोविड के लिए फ्रंट वर्कर्स के लिए उनको तैयार किया जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जहाँ हेल्थ जैसे जो इतनी महत्वपूर्ण है, किसी के जान बचाने का कार्य किया जाता है, तो 45 डेज का कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है कि जो फर्स्ट एड भी कर सके। उसमें सिर्फ ना शासन प्रशासन का जो पैसा है, फंड है, और जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं संस्था होते हैं जो चलाने वाले हैं, सिर्फ वो पैसे का दुरुपयोग होता है। ना तो छात्र को उसमें भविष्य रहता है, ना तो कोविड जैसे या अन्य संक्रमण में 45 या 3 महीने की ट्रेनिंग लेके कोई भी फर्स्ट एड या इस तरह के फ्रंट वर्कर का काम नहीं कर सकते हैं। और मैंने देखा भी अभी तक जितने भी कौशल के प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें हेल्थ को अलग रखा जाए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप स्किल का प्रोग्राम ना करवाएं। स्किल में आप राजमिस्त्री वगैरह का जो करवाते हैं, कारपेंटर का करवाते हैं, इलेक्ट्रीशियन का करवाते हैं, ये सही है स्वरोजगार के लिए। लेकिन अगर आप हेल्थ को अगर उससे जोड़ते हैं कि हम हेल्थ में ऐसा कुछ 45 दिन की ट्रेनिंग देके और हेल्थ की सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। कम से कम 1 साल का कोर्स, चाहे भारत सरकार संचालित करे चाहे राज्य सरकार, और 1 साल का भी अगर कोर्स होता है तो बच्चा कम से कम उतना सीख लेता है कि किसी भी फर्स्ट एड के लिए पूरा प्रिपेयर रहता है। बहुत सही बात कही। और देखिए, ये जो जंग है इसमें सेना नायक हैं हमारे डॉक्टर्स और उनके सैनिक हैं हमारे पैरामेडिकल स्टाफ। तो सेना नायक का जब तक साथ ही सैनिक नहीं देंगे तो जंग लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इनकी भूमिका भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। डॉक्टर रवि, आपके पास आना चाहूँगी। न्यूरो सर्जरी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है ये कि जब भी न्यूरो सर्जरी की बात आती है लोगों के दिमाग में बड़ी बड़ी फीस घूमने लगती है कि इतना महंगा, इतना लेते हैं, ऐसा क्या करते हैं डॉक्टर्स। अब आपके यहाँ पर अगर बहुत बड़ी फीस है तो क्या उसके लिए तैयारी है, क्या सुविधा है कि उसमें कटौती की जाए और हर शख्स तक इलाज पहुंचे? बहुत सारे लोग आते तक नहीं है और न्यूरो सर्जरी समझने वाले और न्यूरो जो डॉक्टर्स उनको समझने वाले भी बहुत कम है कि एक नस भी अगर दर्द रही तो उसमें प्रॉब्लम है, वो न्यूरो सर्जन के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन लोग कोताही बरतते हैं क्योंकि फीस बहुत होती है। इसके लिए क्या तैयारी है कि फीस से लोग ना डरें और आएँ, इलाज कराएं यहाँ पर? इसका जवाब मैं 2 पार्ट्स में दूंगा। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा था कि फ्यूचर के बारे में बताएंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है। द फ्यूचर इज़ नाउ। फ्यूचर ऑलरेडी आ चुका है, बट बिलासपुर तक अभी नहीं पहुंचा, ऐसा लोगों का सोचना है। ये गलत है। बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज है, बट वी डोंट हैव सुपर स्पेशलिटी और MCH और DM इन दैट। तो जब आप सुपर स्पेशलिटी की बात करते हैं तो जो भी डॉक्टर्स बिलासपुर में सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ के पढ़े वाले नहीं हैं, बाहर से बहुत बड़ी कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। मैंने खुद आई हैव स्टडीड फॉर 14 ईयर्स, MBBS MS MCH मिला के 14 साल तक हमने पढ़ाई की है। तो आपका ये जो कहना है कि फ़ीस ज़्यादा है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर्स एक्सपीरियंस एंड हिज डिग्रीज। लेकिन ये आम जनता को समझाना बहुत मुश्किल है। ये वो शख्स समझ सकता है जिसके घर से कोई डॉक्टर जा रहा है, वो ये जानता है कि 5 साल पहले की तैयारी बहुत मुश्किल है, फिर 5 साल की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी बहुत मुश्किल है, तब वो फीस आती है या तब डॉक्टर ट्रीट करता है। जी। रही बात फीस ज़्यादा होने की, तो मुझे नहीं लगता उस बारे में अब बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स या तो कुछ ना कुछ उनके पास इंश्योरेंस होता है या स्टेट या फिर नेशनल कोई ना कोई स्कीम होती है। एग्जैक्टली। तो इंक्लूडिंग किम्स में भी, आई मीन अगर मान लीजिए वी हैव 100 पेशेंट्स राइट नाउ, उसमें से ऑलमोस्ट 85 कॉर्पोरेट्स के हैं या इंश्योरेंस के हैं, और ना हमने किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ती है, ना उन्हें कुछ
प्रॉब्लम होती है बिकॉज द इंश्योरेंस एंड द स्कीम्स कवर इट ऑल अप। तो हाँ, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होता, स्पेशली जो गांव से आते हैं, बट उनके लिए भी स्टेट और नेशनल दोनों ने इतनी अच्छी स्कीमें, जैसे ये आयुष्मान योजना है, दैट इज़ वेरी गुड। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये आयुष्मान योजना और जितनी भी स्कीम्स हैं, दे हैव कवर्ड सुपर स्पेशलिटीज़ ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल सर्जरी या बेसिक स्पेशलिटीज़ कवर किए हैं, न्यूरो सर्जरी हुआ, न्यूरो मेडिसिन हुआ, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, सारी सुपर स्पेशलिटीज़ भी उन योजनाओं में इंक्लूड की गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि आम जनता या जिनके पास पैसे नहीं हैं या पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनका इलाज नहीं हो सकता। और मैं सिर्फ किम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिटी में बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं और ज़्यादातर हॉस्पिटलों में ये सारी स्कीम्स उपलब्ध हैं। तो पुअर मैन डजंट हैव टू स्ट्रगल एनी मोर। ये इसमें एक बात देखिए, आपके मन में भी कभी ना कभी सवाल आया होगा कि इस तरह की जो योजनाएं हैं, ECHS, CGHS, इसके अलावा जो आयुष्मान या अलग अलग राज्यों की जो योजनाएं हैं, उनका गरीब आदमी को तो फायदा होता है, लेकिन क्या अस्पतालों को भी उसका कुछ लाभ मिलता है? लाभ से मेरा मतलब मनी रेवेन्यू से नहीं है। लाभ मेरा मतलब यह है कि कोई भी अस्पताल ये जरूर चाहेगा कि जब उसके पास कोई मरीज आया तो वो उसकी बीमारी को जड़ से खत्म कर सके। उसके लिए भले ही 20 दिन का टाइम लगे, 25 दिन का टाइम लगे, लेकिन दोबारा वो पेशेंट बिल्कुल ठीक होकर जाए। और वो तभी मुमकिन है जब उसे अस्पताल अपनी तरफ से सारी फैसिलिटीज दे पाए और उस अस्पताल में वो व्यक्ति आ पाए, उसको हेल्प करता है उसका वो कार्ड। तो ये किम्स के लिए भी मैं पूछ रहा हूँ और बाकी अस्पतालों के लिए पूछ रहा हूँ कि जब से ये स्कीम्स इस तरह की शुरू हुई तो अस्पतालों को कितना बड़ा हेल्प हो गया कि ठीक है, इनके पास मेडिक्लेम है या इनके पास इस तरह का कार्ड है, अब इनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि कितना पैसा खर्च होगा, और हमें मालूम है कि हम इस कम पैसे में इसको सबसे बेहतरीन इलाज दे पाएंगे, इसमें कहीं से पैसों की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। तो आप वहां उस वक्त अपना बेस्ट दे पाते हैं। आप ऐसा कहना चाहेंगे कि हॉस्पिटल बिजनेस नहीं है तो ये गलत है? ऑब्वियसली इट इज़ अ बिजनेस। और किसी भी बिजनेस में ये चीज़ सबसे बड़ी रहती है कि आपका जो सर्विंग कैपेबिलिटी है वो जितनी बढ़ेगी उतना आपका बिजनेस चलेगा। सो अगर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आपके बढ़ रहे हैं तो वो किसी भी रेट पे आपको मिल रहे हैं, जो भी रेट पे आपको स्कीम से पैसा मिल रहा है, जितना नंबर उसमें बढ़ेगा यू विल रन बेटर। हर कोई जितने भी हॉस्पिटल्स खुले हैं, नोबडी रन्स इट विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी। हम लोग इतने साल अगर पैसे कमाना होता तो कम साल पढ़ाई करके कुछ और बिजनेस किया होता, 14 साल पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बने होते। तो जिन्होंने भी डॉक्टर्स ने जो हॉस्पिटल्स खोले हैं वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता है। और ऑब्वियसली इट फील्स वेरी गुड कि ज़्यादा संख्या में हमारे पास मरीज़ आते हैं और इन योजनाओं से लाभ उठाकर जो उनका इलाज पूरा हो पाता है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील होता है। बट ये भी देखना होता है कि जो हमारा फंड्स है वो भी उसमें अच्छी तरह से रिकवर भी होना चाहिए, क्योंकि जितना हमारे पास आएगा उतना ही हम जनता को वापस दे पाएंगे। और जैसा आप कह रहे हैं कि क्या इस योजनाओं से हॉस्पिटल्स को बेनिफिट हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। क्योंकि अगर मेरे हॉस्पिटल में 10 पेशेंट हैं, मेरा स्टाफ, मेरा रिसोर्सेज जो है वो उतना ही खर्च होना है। अगर आप वही 10 पेशेंट को आप 50 कर देंगे तो भी मेरे रिसोर्सेज उतने ही यूज़ हो रहे हैं, बट योजनाओं से मुझे भी बेनिफिट हो रहा है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। कई सारे डॉक्टर्स की कई सारी हॉबीज़ होती हैं, लाइक आई पर्सनली लव ड्राइविंग ऑन बाइक्स एंड पेंटिंग। तो दिन में कुछ समय तो हम ऐसा निकालते हैं जब हम कुछ समय के लिए बाकी पूरी दुनिया से अलग हमें जो स्पेसिफिक हमारी हॉबी है वो हमें करनी होती है। बट एज अ डॉक्टर आप कभी भी उस टेंशन से, उस फील्ड से आप कभी दूर नहीं हो पाते हैं। और कई बार डॉक्टर्स देमसेल्व्स बिकम पेशेंट्स। किसी डॉक्टर्स का बीपी बढ़ गया है, किसी को डायबिटीज़ हो गया है, और वो स्ट्रेस झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। एंड जो आप क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं उसका अगर कुछ जवाब आपको मिल जाए तो मुझे भी ज़रूर बता दीजिएगा। नहीं, हमें जवाब कैसे मिलेगा? हम क्यों, ये सवाल मुझे लगता है आसिफ ने इसलिए किया क्योंकि हमने देखा है डॉक्टर्स बहुत मुश्किल हालातों में काम कर रहे हैं। और एक दिन की छुट्टी तो छोड़ दीजिए आप, हमें तो 8 दिन में छुट्टी फिर भी मिल जाती है। वो पिछले 1.5 साल से लगातार काम कर रहे हैं और तीसरी लहर की आशंका हम उन्हें रोज देते हैं कि देखिए तीसरी लहर आने वाली, तैयार हो जाइए आप लोग। तो इसलिए मुझे लगता है आसिफ ने सवाल किया। डॉक्टर अजय, अब जैसा आसिफ ये पहले सवाल भी कर चुके हैं कि आप फ्यूचर के लिए कैसे तैयारियां कर रहे हैं,
अब अलग और क्या सिखाया जाए? ये तो इक्विपमेंट्स हो गए, व्यवहार हो गया, लेकिन कुछ और अलग सीखने की जरूरत है ताकि आप, क्योंकि हमने बहुत जगह देखा है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का तालमेल जहां बिगड़ता है वहीं चीजें खराब हो जाती है, तो वो तालमेल बना रहे। जी, इसमें तो चिकित्सक ऐसा क्षेत्र है कि हर दिन हमको नई चीज़ सीखना है ना। अभी तो कोई भी बीमारी जब आती है तभी उसमें आगे चल के फिर काफ़ी उसमें रिसर्च होता है और काफ़ी सारा उसमें जानकारी हासिल करते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हर दिन हम सीखने के लिए नया तैयार करते हैं। हर दिन हमें प्रिपेयर करना रहता है अगले दिन के लिए क्या ऐसा होना चाहिए। और कोविड के जिस तरह से अभी म्यूटेंट चेंज हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के ये अपना वो बदल रहा है, आने वाले में अभी तीसरी लहर आप लोग बोल रहे हैं, तो इस तरह के बच्चों को आप लोग बोल रहे हैं, हमने नहीं बोला सर। आप लोग बोल बोल के और टेंशन देते हैं कि तीसरी लहर भी बाकी है। न्यूज़ चैनल से ही ज़्यादा ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो हम लोग पूरा आगे के लिए तैयार करते हैं। काफ़ी सारा जो भी नया है, जो और आने वाला कुछ है, और हर दिन तैयार करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं और नई नई चीज़ें उनको और सिखाने का प्रयास करते हैं। तो पूरा है, तभी जाके वो हेल्थ सेक्टर में अच्छे से कार्य कर पाएंगे और अपने विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ में पूरा सपोर्ट कर पाएंगे। डॉक्टर अभी जो आपने ऐप की बात की वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोगों ने जब अपने किसी मरीज का इलाज कराया तो उन्हें इस तरह की सुविधा मिल पाई कि कोई मोबाइल ऐप है जिस पर आप ये पता कर सकते हैं कि आपके मरीज के वाइटल्स इस वक्त कैसे रन कर रहे हैं, क्या चल रहा है। आधी टेंशन तो तीमारदारों को ये होती है या उनका बीपी इसलिए बढ़ जाता है कि मेरे मरीज का बीपी कैसा है, तो उसका ठीक होना हो यहाँ बड़ा रहता है, हम तो बाहर बैठे हैं। उस ऐप का रिस्पॉन्स कैसा है तीमारदारों में? जो रिलेटिव्स आते हैं वो कितना इसको अच्छा बताते हैं? हमने ये ऐप स्पेसिफिकली कोविड के लिए स्टार्ट किया था, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट्स में तो दिन में 2 बार आप रिश्तेदार मिल लेते हैं तो उनको उतनी टेंशन नहीं होती। प्रॉब्लम हुई थी कोविड में कि मतलब फादर आए, अपने बेटे को एडमिट कराया और ना वो वहाँ पे रुक सकते हैं ना वो कुछ और कर सकते हैं। ही हैड टू गो बैक होम। हाँ, दिन में एक बार डॉक्टर से मिलने के लिए आते हैं, डॉक्टर ने जो बोला वही उन्हें विश्वास करना होता है। और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की वजह से वीडियो कॉल पे बेटे से बात हो जा रही है, बट बेटा बेटे को खुद थोड़ी पता है कि उसकी स्थिति क्या है। तो वैसी स्थिति में जो शुरू में 1-2 बार काउंसलिंग होने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ, मुझे सैचुरेशन जो SpO2 वैल्यू होती है ऑक्सीजन की, उस पर ध्यान देना है। तो वो ऐप पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो सैचुरेशन हुआ, पल्स, बीपी और उनकी CT स्कैन की रिपोर्ट्स जो चेस्ट की, जिसमें CVRT पता चलती है। और कुछ ही दिनों में लोगों को पता चल गया कि CVRT स्कोर 25 में से जितना कम हो उतना बेहतर है, सबको पता है ये। तो इतनी चीज़ें ऐप पे वैलिड अवेलेबल हैं किसी भी पेशेंट के लिए। तो इतना पढ़ के नॉर्मल, यू डोंट हैव टू बी वेरी एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड कि इतनी वैल्यूज़ देख के समझ में आ जाता है कि हाँ, पेशेंट अभी ठीक है। और आप 2 CT की रिपोर्ट्स कंपेयर करेंगे, उसमें आउट ऑफ 25 पहले 16 था, अभी 12 है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इतना नॉर्मल आदमी को भी समझ में आता है। तो ये ऐप लॉन्च करने का हमारा लक्ष्य यही था कि आप घर पे बैठ के टेंशन ना लो, बाकी चीज़ें और तहस नहस ना हो, आपको अपने पेशेंट के बारे में टाइमली अपडेट मिलता रहे। और इसमें थोड़ी भी ऊपर नीचे अगर आपको गड़बड़ लगती है तो ऐप में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि आप कितने टाइम पे अपने डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं अपने पेशेंट के बारे में। तो अगर आपको ऐप से आप संतुष्ट नहीं है, कुछ और आपके क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन कम टू आवर OPDs, विल मीट एंड हमारे कंसल्टेंट्स ने जो हम पर्सनली PP किट पहन के अंदर जाके मरीजों को देख रहे थे वो तो था ही, साथ ही हमने कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि नहीं सर, ऐप में तो सिर्फ BP इतना दिखा रहा है, असल में स्थिति क्या है। तो हमने उन पेशेंट्स को सामने मतलब पेशेंट के साथ वीडियो कॉल कराया, उन्हें सामने स्थिति दिखाई एंड दे वर हैप्पी देन। तो टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ किया एंड द सेम थिंग, द ऐप इज़ अबाउट टेक्नोलॉजी। और लक्ष्य यही था कि घर बैठे आप अपने मरीज़ के बारे में पता चल सके आपको, एंड यू डोंट स्ट्रेस आउट ऑन दैट। बिल्कुल। और देखिए, जब पता चल जाता है आपके रिश्तेदार को कि आपका जो मरीज़ है वो ठीक हो रहा है, तो उसका भी हौसला बढ़ता है और मरीज़ को भी लगता है कि हमारी बातचीत हो गई, अब हमें रिकवर होना है, जल्दी से जल्दी घर जाना है। डॉक्टर अजय, डॉक्टर रवि और जो बाकी डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, डर लग रहा है? पहली लहर आ गई, दूसरी लहर आ गई, अरे ये तीसरी और आ रही है, कब तक ऐसे ही लगे रहेंगे? कि मतलब एक के बाद एक बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि अब, और जनता आज भी कहीं ना कहीं लापरवाह दिखाई देती है, मास्क नहीं लगा रहे हैं या ऐसे ही जा रहे हैं।
वो उसके लिए कैसे समझाया जाए। और स्थानीय भाषा में समझाना तो बहुत मुश्किल है कि डॉक्टर्स, कई बार होता है कि आप ऐसा क्रिटिकल दवाई का नाम लेंगे लेकिन नहीं समझ आएगा पेशेंट को, आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, तो स्थानीय भाषा में कैसे उनसे बातचीत हो। देखिए, जब फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव थी तब क्वेश्चन था कि अवेयरनेस कम है, बट अब ऐसा नहीं है। आई जस्ट गिव यू स्मॉल एग्जांपल। आप अभी भी रोड पे ड्राइव करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट है, 10 लोग खड़े हैं, कम से कम 5 लोग ब्रेक करके दे गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो बात यहाँ पे अवेयरनेस की अब नहीं आ रही है। उन्हें पता है कि ट्रैफिक लाइट तोड़ के नहीं जाना है, बट वो फिर भी जाते हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, अवेयरनेस बहुत अच्छे से बढ़ाई है, सबको पता है कि मास्क पहनना है और 2 गज दूरी बना के रखना है। अब बात आपके मेंटालिटी की आ रही है, आपको खुद पे कितना विश्वास है और आप रूल्स फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं यार मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मुझे थोड़ी होगा कोविड। अब किसे पता आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। और बात सिर्फ आपकी नहीं है, अगर आप इन्फेक्ट होते हैं तो आप कितने और लोगों को और इन्फेक्ट करते हैं। इट कीप्स इंक्रीजिंग नंबर। यही कारण है कि बार बार ये वेव्स आती जा रही हैं। बात अब सिर्फ अवेयरनेस की नहीं है, लोगों को बदलने की ज़रूरत है। लोगों को ये रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनना है, दूरी रखना है, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज दीज वेव्स विल कीप। सही बात है, उसका कुछ फायदा नहीं है, फिर वो मरीज बढ़ते ही चले जाएंगे। एक आखिरी 30 सेकंड में डॉक्टर अजय, आप लोगों को वैक्सीन के लिए कैसे प्रेरित करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों में अभी भी भ्रम है, छत्तीसगढ़ के कुछ दूरस्थ इलाकों में वैक्सीन को लेकर भ्रम है। तो मैं आपसे कहूं कि आप उन्हें कैसे अपील करेंगे कि वो वैक्सीन की तरफ बढ़ें और कोविड के नियमों का पालन करें। जी, कोविड में वैक्सीन तो यही हमारा एक विकल्प है जो कोविड से विजय दिला सकता है। और जो वैक्सीनेशन तो शहरी क्षेत्र में अच्छा है, ग्रामीण अंचल में जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उन लोगों में जो थोड़ा सा अफवाहें बीच बीच में किसी के द्वारा फैलाई जाती हैं, ऐसा मन में आता है, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि जो हेल्थ वर्कर हैं हमारे, जो मितानिन होती हैं, जो गांव-गांव में एक मितानिन होती हैं हेल्थ की, गवर्नमेंट की, उन लोग भी वैक्सीन के बारे में समझा रही हैं और काफ़ी लोग समझदार हो रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अजय। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।